हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग देख रहे थे चैप्टर 10 का सेक्शन ए और सेक्शन बी जो डील करता है अनलॉफुल असेंबलीज और पब्लिक न्यूसेंसेस के बारे में। आज हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन सी जो अर्जेंट केसेस फॉर न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, इसको डील करता है। इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 144। ये सेक्शन बात करता है पावर टू इशू ऑर्डर इन केस ऑफ अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। जब कभी ऐसा कुछ न्यूसेंस हो रहा है जो बहुत अर्जेंट है, जिसके मैटर पर डील करना, या फिर कोई ऐसा डेंजर जो सामने दिख रहा हो किसी मजिस्ट्रेट को, तो वहां पे जो क्या सीआरपीसी कहता है वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कहता है इन द केस वेयर कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये तीन लोग होते हैं जो इसमें क्वालिफाई होते हैं ऑर्डर पास करने के लिए, डीएम, एसडीएम या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको कि स्पेशल अथॉरिटी मिली हुई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उनके पास अगर सफिशिएंट रीजन हो, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, उनके पास एक सफिशिएंट रीजन हो कि लगता हो जैसे कि कोई इमीडिएट प्रिवेंशन या स्पीडी रेमेडी जरूरी है किसी ऐसे मैटर के लिए, तो वहां पर मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर पास कर सकते हैं और वो स्पेसिफाई करेंगे कि उनको कौन क्यों ऐसा लग रहा है। जो भी उस केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको नोट करके वो ऑर्डर पास करेंगे। वो किसी भी आदमी को डायरेक्ट करेंगे कि वो आदमी जो काम कर रहा है जिसके वजह से ये इमिनेंट डेंजर या फिर ये न्यूसेंस पैदा हो रहा है, उसको करने से वो रिफ्रेन करे, उसको एब्सटेन करे। इसका ऑर्डर वो डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक सर्टेन ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन और अंडर हिज मैनेजमेंट। उस आदमी के अंडर में जो भी प्रॉपर्टी है जिस पर ये सारा कुछ हो रहा है, उसको रोकने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये डायरेक्शन जो है उसके वजह से जो भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है या उसके जो पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पर अगर जो खतरा है आ रहा है उससे रोका जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करेंगे। ये बोलता है सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 बोलता है ये बोलता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट। जहां पर भी ऐसा होता है कि अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत ऐसा कंडीशन है कि वहां पर ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है कि उस आदमी को बुला करके उससे पूछा जा सकता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। एक्स पार्टी के ऑर्डर में तो जहां दूसरे जो पार्टी रहती है उस एक पार्टी से सुना गया कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, पुलिस की रिपोर्ट आई कि यहाँ पे ये इमिनेंट डेंजर है। अभी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इतना समय नहीं है कि हम नोटिस सर्व करेंगे, वो आदमी आएगा अपना पक्ष रखेगा, उतना टाइम नहीं है, तो फिर उस केस में ये एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ये बोलता है इसका सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। सबसेक्शन 3 एन ऑर्डर जो भी यहाँ पे पास किया जाएगा, जो भी डायरेक्ट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कोई भी आदमी जो उस एरिया में रहता हो, जो उस जगह जाता हो, फ्रिक्वेंटली विजिट करता हो, उस किसी भी आदमी के लिए वो इशू किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पर कोई आदमी जागता है और वहाँ पर कुछ ऐसा काम करता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाल सकती है कि कोई भी आदमी उस जगह पे जो जाता है उसके नाम पर कर सकती है, या फिर उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये डायरेक्ट करके वो कहा जा सकता है। अगर किसी खास आदमी के बारे में अगर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है जो ये काम कर रहा हो, तो उस आदमी को डायरेक्ट किया जा सकता है। चौथा बोलता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स। ये जो भी ऑर्डर किया जाएगा उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया गया है सबसेक्शन 4 में कि ये 2 महीने तक का मैक्सिमम ड्यूरेशन। इसमें ये सारे कंडीशन जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग 2 महीने का ड्यूरेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे प्रोवाइडेड कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये किसी भी आदमी का डेंजर जो है या उसके पब्लिक हेल्थ को या फिर सेफ्टी को प्रिवेंट करने के लिए या कोई रॉइट होने वाला है, एफरे होने वाला है, इन सारी चीज़ों का अगर डर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जो ऑर्डर पास किया गया है इसको 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी हमने अभी पढ़ा कि ये जो कंडीशन जहाँ पे ऑर्डर होता है वो 2 महीने के लिए, जनरल कंडीशंस में 2 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। बट अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ के ऊपर डेंजर है या हेल्थ एंड सेफ्टी या फिर कोई रियोट या फिर एफरे होने वाला हो, तो उन केसेस में ये ऑर्डर को 6 महीने तक के लिए मेंशन किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है एनी मजिस्ट्रेट में जब भी उनको ऐसा लगता है आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन, या तो खुद से कर सकते हैं या फिर जो भी आदमी एग्रीव्ड है उसके एप्लीकेशन के बेस पे वो चाहे तो ये जो ऑर्डर पास किया गया है या तो उनके द्वारा खुद से पास किया गया था, या सपोज जिस आदमी ने ये ऑर्डर पास किया वो चले गए और उनके जगह पे कोई दूसरे सक्सेसर आए, दूसरे आदमी आए जिन्होंने उसको उनको उस ऑफिस को सक्सीड किया,
तो उस केस में वो आदमी उस ऑर्डर को, पहले के बने हुए ऑर्डर को या तो रिसेंड कर सकते हैं यानी उसको वापस ले सकते हैं, या फिर उसको अल्टर कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये खुद से भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, या कोई आदमी जो उससे अग्रीव्ड है उसके एप्लीकेशन के बेस पे उसकी बात सुन करके और उसके अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है तो वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उस ऑर्डर को वापस भी ले सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसके अलावा यही अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने ओन मोशन से या किसी एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन के बेस पर भी वो चाहे तो रेसिंड कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं जो भी ऑर्डर पास किया गया है। जब हम यहाँ बात करते हैं मजिस्ट्रेट की, तो उस पोस्ट पर जो आदमी जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर में ये मैटर आता है, वहाँ का जो अथॉरिटी है वो आदमी कंसर्न होता है। लेकिन जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जैसे अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है तो उस एरिया के जो एसडीएम है, डीएम है, या फिर उस कमिश्नर हैं, या फिर उस विभाग के जो मंत्रालय है वहां से ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। सरकार गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो रिसेंड कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं ऑर्डर को। सबसेक्शन 7, जब भी ये एप्लीकेशन जो पिछले 2 सेक्शन में हमने पढ़ा है रेसेंड और अल्टर करने का, अगर कभी भी रिसीव होता है कोई मजिस्ट्रेट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो उस एप्लीकेशन जो भी आदमी देगा उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने साइड के सारे इफेक्ट्स को, एविडेंसेस को सबमिट करे, वो फैक्ट्स प्रोड्यूस करे जिसके बेस पे उसको ये बिलीव है कि उसके राइट्स का वायलेशन किया गया है। या तो वो खुद से आ सकता है या फिर अपने कोई प्लीडर के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, और इसके लिए उसको एक शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसका पार्ट में कोई सच्चाई नहीं है या एविडेंस पूरी तरह से वैलिड नहीं है, तो उस केस में उसके एप्लीकेशन को पूरे पार्ट में, होली या इन पार्ट उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और ऐसा करने के पीछे जो भी रीजन होते हैं उनको वो मेंशन करेंगे ऑर्डर देते समय, वो मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट। ये था हमारा सेक्शन सी ऑफ चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें एक ही सेक्शन था 144। अब हम चैप्टर डी, इसके सब सेक्शन डी पढ़ते हैं, जिसमें डिस्प्यूट एज टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। और इसमें हमारे 3-4 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन 145, ये बोलता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। कभी भी ऐसा होता है जहां जमीन के किसी विवाद की वजह से या पानी के किसी विवाद की वजह से अगर किसी भी तरह का पब्लिक पीस का कोई परेशानी आती है कि वहां पर वो दंगा फसाद होने वाला हो, जमीन के मैटर के लिए या फिर पानी के मैटर के लिए, तो वहां पर क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो सेक्शन बताता है। इसमें आता है सबसे पहले सब सेक्शन 1, ये कहता है कि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाइड हो एक रिपोर्ट के बेस पे, जो रिपोर्ट उसको किसी पुलिस ऑफिसर ने दिया हो या फिर उसको कोई दूसरे सोर्सेज से अगर इंफॉर्मेशन अगर मिली है कि कहीं पर कोई डिस्प्यूट होने वाला है, कोई लोगों के बीच में किसी भी तरह की झड़प होने वाली है जो वहां के शांति को भंग कर सकती है उस एरिया के लिए, जो किसी लैंड या वाटर से रिलेटेड हो सकता है, किसी बाउंड्री से रिलेटेड हो सकता है, और वो मैटर अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो ऑर्डर इशू करेगा इस चीज को रोकने के लिए। ये ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। उस ऑर्डर में इसका जिस ग्राउंड के बेस पे ऑर्डर निकल रहा है वो मेंशन होना चाहिए। जो पार्टीज इससे इम्पैक्टेड होती हैं उनको उसमें बुलाया जाएगा, उसका इसमें मेंशन किया जाएगा। एक सर्टेन डेट और टाइम स्पेसिफाई होगा जहां पर कि वो लोग आकर के अपने अपने तरफ की बातें को उसमें रखेंगे, और उसके लिए जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको उसका रिटन स्टेटमेंट उसमें सबमिट किया जाएगा, जो भी डिस्प्यूट जो होंगे उसके मैटर्स के लिए। यहाँ पे जो भी लैंड और वाटर जो कहा जा रहा है, इस लैंड और वाटर में सिर्फ जमीन और पानी के स्रोत ही नहीं, बल्कि इसमें बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स, या फिर लैंड के जो प्रोड्यूस होते हैं, या किसी प्रॉपर्टी का रेंट या प्रॉफिट जो होता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। यानी अगर कोई जमीन है जहां पर कि ये विवाद है कि ये किस जगह पे आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन से स्टेट में आता है, उसका विवाद हो सकता है। जो पानी का स्रोत होता है, नदी की जो बात होती है, उसमें आपने देखा होगा बहुत से वाटर डिस्प्यूट चलते हैं हमारे यहाँ और बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उनको लेकर के बहुत सारा दंगा होता रहता है या लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारा उसमें सरकारी और प्राइवेट जान माल की नुकसान होता है। कोई बिल्डिंग्स है, कोई मार्केट है जहाँ पर कोई ऐसा विवाद होता है, कोई फिशरीज है कि उसमें से ऐसे वो इस तरीके से कवर्ड है कि वो मल्टीपल गांवों के बीच में आता है या
मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है, तो वहाँ पर उस जगह की फिशरीज के राइट किसके पास है, ये सारी चीज़ों को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। उन सारी चीज़ों में कहीं पर भी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस डिस्प्यूट के वजह से यहाँ आसपास की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कुछ लोग हैं जो उस जगह की आसपास की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए आमदा हैं, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये मैटर आता है, वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। पहला ऑर्डर जो इशू किया जाएगा वो उनको एक सर्टेन डेट और टाइम पे अपियर होकर के अपने तरफ की सारे फैक्ट्स को, मटेरियल फैक्ट्स को सबमिट करने के लिए उनको कहा जा सकता है। सबसेक्शन 3, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन द मैनर, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, जिस तरीके से मजिस्ट्रेट स्पेसिफाई करेंगे उस तरीके से वो सर्व किया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि किसी सर्टेन कंस्पियस प्लेस पे इसको चिपकाया जाए तो उस तरीके से चिपकाया जाएगा। अगर उसको बोलते हैं कि इसका प्रोक्लेमेशन किया जाए, उसको न्यूज़पेपर में निकाला जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्व किया जाएगा। जिस भी तरीके से समन का जो भी प्रोसीजर हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। सबसेक्शन 4 कहता है द मजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू मेरिट्स और क्लेम्स ऑफ एनी पार्टीज, दोनों पार्टीज उनके रेफरेंस को ध्यान में नहीं रख करके दोनों को एक जनरल मैटर पे पार्टीज को बुला करके और उनसे उनका स्टेटमेंट नोट करेंगे कि आखिर ये डिस्प्यूट क्यों है, डिस्प्यूट है या नहीं है तो किस बेसिस पे है, उन दोनों के अपने अपने क्या ग्राउंड्स हैं इन सारी चीज़ों के लिए, उन ग्राउंड्स के लिए क्या क्या एविडेंसेस वो प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ों को देख करके जहाँ भी उनको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो जिस डेट पर सही लगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कि कभी भी मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि कोई पार्टी है जो कि फोर्सिबली या रॉन्गफुली अगर किसी भी जगह से 2 महीने के अंदर अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई पार्टी जिसके पास जेन्युइन अथॉरिटी थी, जिसके पास जेन्युइन ओनरशिप था उस जगह का, अगर उसको फोर्सिबली या रॉन्गफुली किसी ने उस जगह से हटा दिया है और जब हटाया है उसके 2 महीने के अंदर उसने वो पुलिस में रिपोर्ट किया हो या उसका इन्फॉर्मेशन अगर मजिस्ट्रेट तक लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर सकते हैं उस आदमी को जिसको डिस्पोजेस किया गया है कि उसको वापस उस जगह का पोजीशन दे दिया जाए। यानी इसको आप ऐसे समझ लिए, कोई आदमी कहीं पे घर पे रहता था या कोई मार्केट में किसी का कोई शॉपिंग शॉप था, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी आता है, वो अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके अपने साथ में आए हुए लोगों को लेकर के उसको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा देता है और उस जगह पे कब्जा कर लेता है। जो जिस आदमी को हटाया गया अगर वो आदमी पुलिस में जाकर के इन्फॉर्मेशन देता है या मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करता है, ये कंप्लेन जिस दिन उसको हटाया गया उसके 2 महीने के अगर अंदर होता है तो वहाँ पर उसके दोनों आदमी के पार्ट को सुन करके मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उसको वापस उस जगह का पोजीशन दिया जाए। अगर ये 2 महीने के बाद होता है तो वहां पर ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते। उसके बाद फिर सिविल केस में जाकर के वहां पे अपना राइट एस्टेब्लिश करने के लिए उनको मेंशन करना होता है। सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड फ्रॉम शोइंग दैट, कि ये जो भी डिस्प्यूट की बात की जा रही है कि वहां पर कोई भी पार्टी जो है, ये जो भी हमने पढ़ा, हर पार्टी के पास या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन है जिसके पास अगर अथॉरिटी है, जिसके पास उसमें कोई उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने आकर के ये अपना एक पक्ष रख सकता है कि ये जो डिस्प्यूट रेज किया गया है इस डिस्प्यूट का कोई ग्राउंड नहीं है। इस डिस्प्यूट का जो मैटर को जानबूझ करके खड़ा किया गया ताकि पब्लिक डिस्टरबेंस हो, ये डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है और इसके लिए वो अपना सारा एविडेंस सबमिट करेगा। ये सारी चीजें सुन करके मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि उन्होंने जो ऑर्डर पहले मेंशन किया था जहां उनको लगा था कि कोई डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट के बेस पे उन्होंने कोई भी ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर को मजिस्ट्रेट चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जो भी मैटर जब तक सुना नहीं जा रहा है, अगर सपोज उसको एक सर्टेन कोर्ट में वो मैटर है वहां पर उसको प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए उसको स्टे किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 इसमें बोलता है कभी मजिस्ट्रेट को दोनों पार्टी को सुनने के बाद उनका जो भी प्रोविजन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जिसके पास भी ये मैटर का पोजीशन है, उन दोनों की पार्ट को सुन करके किसके पास पहले पोजीशन था, किसको निकाला गया, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर उनको लगता है कि ये जो एविक्शन जो किया गया था वो सही नहीं था तो उसके बेस पे उसको, या अगर उनको लगता है कि ये एविक्शन सही जेन्युइन तरीके से किया गया था तो उसके बेस पे वो एविक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं या उसको फॉरबिड कर सकते हैं। और जब भी उनको लगता है वेरी प्रोसीड्स अंडर द प्रोविजन ही मे रिस्टोर द पोजीशन फॉर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोज, जो भी आदमी जिसको जबरदस्ती हटाया गया था, किसी दूसरे ने आकर कब्जा करके उसके घर या दुकान को अगर उससे छीन लिया था, तो वहां पर वो उसको वापस रिस्टोर करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं।
जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास किया जाएगा, सबसेक्शन बी का आता है कि वो शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर, जैसा कि सबसेक्शन 3 में मेंशन किया गया था। सबसेक्शन 3 क्या कहा था कि वहां पर जो हमारे समन केसेस के जो समन प्रोवाइड किसी को सर्व करने के जो रूल्स होते हैं वो यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ भी उसी बात को कहा जा रहा है कि इसके लिए जो भी समन सर्व किया जाएगा या जो भी एविडेंसेस सबमिट किए जाएंगे वो सब अपने हमारे समन्स वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसेक्शन 7, व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज, तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी भी पार्टी है उसका इस पूरे मैटर के अंडर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सारे अधिकार, जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो सारे लीगल राइट्स किसी भी पार्टी के पास होती हैं, ये सारे मैटर्स में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी वो सारी अथॉरिटी होंगी। वो आदमी आकर के अपना सारा क्लेम सबमिट करेंगे, वो सारे एविडेंसेस देंगे और इस मैटर का जो भी डिसीजन ऑर्डर होगा वो उनके लिए उससे वो बेनिफिट लेंगे। ये सब सेक्शन 7 करता है। सब सेक्शन 8 डील करता है ऐसे मैटर्स के लिए जहां पर कि वो प्रॉपर्टी जो है स्पीडी या नेचुरल डिके वाली हो। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि तुरंत से खराब होने वाली है और उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट है, कोई क्रॉप है, जो फसल है, जो खड़ी फसल है, अगर वो उसको छोड़ दिया जाएगा तो कुछ महीने में ऐसे ही वो सड़ के खराब हो जाएगा। तो जो भी इस तरह का सामान है उसके लिए जब तक कि इंक्वायरी नहीं की जा रही है, ये इंक्वायरी होने में टाइम लगेगा, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। और उसके डिस्पोज करने का मतलब उसको सेल किया जा सकता है या उसको जिस तरीके से वो खराब होने जिस पर्पस के लिए था उसका जो यूज है उसको उस करके उसका जो पैसा उससे मिलेगा उसको बोलते हैं हम सेल प्रोसीड्स। वो सेल प्रोसीड को जमा किया जाएगा, जो भी मैटर का डिस्प्यूट जिस तरीके से जब कंप्लीट होगा, जो ऑर्डर पास होगा उसके अकॉर्डिंग जिसका राइट बनेगा उसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट सब सेक्शन 9 कहता है मजिस्ट्रेट में if he thinks fit at any stage of proceeding under this section on application of either party issue a summon to a witness, direct him to attend or to produce any document or thing। कभी भी पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हाँ किसी पार्टी को बुलाया जा सकता है, ये सेक्शन किसी विटनेसेस के लिए है कि उनको समन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसको किया जाएगा वो उनको खुद को अपीयर होने के लिए कहा जा सकता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें कहा जा सकता है। पीछे हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि समन के क्या क्या प्रोविजन होते हैं और किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के क्या क्या प्रोविजन होते हैं, वो हमने पढ़ा है। वो सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। सब सेक्शन 10 कहता है यहाँ पर कि कोई भी मजिस्ट्रेट के पास जो भी ऑथोरिटी, उनके पास जो भी पावर्स होता है, हमने जो भी इस सेक्शन में पढ़ा वो उसमें से कोई भी चीज उनके पावर को कम नहीं करेगा, जो कि उनको 107 सेक्शन के अंडर में मिला हुआ है। 146 पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। ये कहता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट जो है उसको, अगर अभी जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था वहां पर उनको लगता है कोई इमिनेंट डेंजर है, कोई पब्लिक सेफ्टी पर है या किसी लोगों की जो वहां पर रह रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न है और वो अर्जेंट है, ऐसा कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में जो भी मैटर, जो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिस्प्यूट हो, उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो ये डिसाइड नहीं करता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसका राइट है। इसको ऐसे समझिए कि सपोज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे दुकान है, उस दुकान के और उन सारी उस पूरे प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर के लोगों में किसी तरह का डिस्प्यूट है, और इसको लेकर के ये डिस्प्यूट इस तरीके का है कि जहां लगता हो कि वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे जिसके वजह से वहां क्या शांति व्यवस्था भंग होगी, तो सरकार क्या कर सकती है कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को उसका अटैचमेंट कर सकते हैं, और ये मैटर जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट जो ये डिसाइड करेगा कि वो उस शॉप का रियल ऑनर कौन है। ये प्रोसीजर होने में बहुत टाइम जा सकता है कि जब ये डिसाइड होगा कि उसका रियल ऑनर कौन है, किसको कौन उसका वैलिड ऑनरशिप किसके पास है, तब तक के लिए ये इसको अटैच किया जाएगा और इसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। ये जो रिसीवर होगा उसका दायित्व होगा इसकी पूरी देखरेख करने का, इसका सेल प्रोसीड्स जो भी चीजें होती हैं, जो उसका रेंट रिकवर होता है, वो सारी चीजों का देखरेख करने के लिए ये एक थर्ड पर्सन जो होता है, जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो आदमी उसकी देखरेख करता है। प्रोवाइडेड दैट सच मजिस्ट्रेट में विड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम, अगर उसको लगता है कि कोई भी अब वहां पर शांति व्यवस्था भंग करने की अब कोई चीजें नहीं है, वो मैटर डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो चुका है, तो ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर जो उन्होंने निकाला था उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं। सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन द मजिस्ट्रेट अटैचेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट,
और जहां पर कि इफ नो रिसीवर इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट हैज बीन अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट, वहां पर वो क्या करेंगे कि वो अरेंजमेंट्स करेंगे कि जैसा उस प्रॉपर्टी को देखरेख करने के लिए जो भी चीज उनको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास करेंगे। अगर इस सिविल कोर्ट की तरफ से कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया तो वो आदमी काम करेगा। अगर नहीं किया गया तो उस केस में मजिस्ट्रेट खुद से ही रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। उस रिसीवर के वही सारे पावर्स और अथॉरिटीज होंगे जो कि सीपीसी में हमने पढ़ा था, सीपीसी 1908 के कोड के अंडर में जो सारे प्रोविजंस वहां पे मेंशन है कि रिसीवर के क्या पावर्स और ड्यूटीज होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। Provided that in the event of receiver being subsequently appointed in relation to the subject of dispute by civil court, यानी अगर सपोज मजिस्ट्रेट ने अप्लाई कर दिया लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर सिविल कोर्ट ने भी अगर कोई रिसीवर को अपॉइंट कर दिया, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो रिसीवर जो उन्होंने अपॉइंट किया है उनको बोलेंगे कि ये सिविल कोर्ट से जिसको अपॉइंट किया गया उसको अपना हैंडओवर दें। उनको जो भी उनके पास सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे मनी जो भी उनके पास उन्होंने रेंट या किसी भी तरह के सेल प्रोसीड से अगर उन्होंने रिसीव किया है तो वो सारा कुछ उनको जो जो रिसीवर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया उनको ट्रांसफर करें। दूसरा, मेक सच ऑर्डर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर जैसा उनको लगे। इंसिडेंटल का मतलब कि जो भी उस पूरे मैटर से रिलेटेड जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको भी अगर डील करने के लिए अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब इन सारी ऑर्डर से के इफेक्ट के रूप में अगर कुछ चीजें आती हैं जो इसका, इन चीजों का असर कुछ और जो है ऐसी चीजें जिन पे पड़ सकता है तो उसके लिए भी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 146 था। आते हैं सेक्शन 147, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। तो पीछे जो हमने पढ़ा था ये भी उसी तरह का सेक्शन है, इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन सिर्फ है। यहाँ पे भी है, कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब पुलिस रिपोर्ट मिलती है या कोई दूसरे इंफॉर्मेशन से अगर मिलती है कि किसी लैंड या वाटर जो उनके लोकल जुरिडिक्शन में वहां से रिलेटेड किसी मैटर में दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में ये एक डिस्प्यूट होने वाला है कि उसके ऊपर क्या राइट है क्या नहीं है, ये जो राइट है वो यहाँ जो इस कंडीशन में इस सेक्शन में जो स्पेशल है कि वो राइट यहाँ पर ईजमेंट के रूप में भी हो सकता है या बिना ईजमेंट के भी रूप में हो सकता है। अगर सीपीसी का आपको ध्यान है तो वहां पे हमने पढ़ा था ईजमेंट के बारे में कि किसी भी आदमी को अगर कोई रास्ता है जिसके तरफ से कोई रास्ते के लिए, कोई रोशनी के लिए, हवा के लिए, इन सारी चीजों को प्रोवाइड करने का उनके पास एक राइट होता है, वो सारी चीजें ईजमेंट में कंसीडर की जाती हैं। तो अगर उससे रिलेटेड कोई राइट होता है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, और उसके अकॉर्डिंग क्यों वो ऑर्डर पास कर रहे हैं मजिस्ट्रेट, वो उसके ग्राउंड्स मेंशन करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड पार्टीज होती है उनको बोलेंगे कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड डेट और टाइम पर वो अपना अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स को वो मेंशन करें, चाहे वो खुद आकर के करें या फिर वो अपने प्लीडर के यानी अपने वकील के थ्रू वो अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ भी हमने जो लैंड और वाटर में वही सारी चीजें जो हमने सेक्शन 145 में पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती हैं। सबसेक्शन 2 यहाँ पे भी जो हम उसके तरफ बात कर रहे थे 145 के अंडर, वो सारी चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं कि वो मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को का स्टेटमेंट सुनेंगे, उन दोनों पार्टी को जिस डेट पे वो आएंगे अपने अपने उनके एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कहेंगे, उनके जो एविडेंस होंगे उन सारी चीजों को कंसीडर किया जाएगा। वो सारी एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए जैसा मजिस्ट्रेट को ऑर्डर लगेगा कि किसका राइट एग्जिस्ट करता है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें वैसी हैं जैसा कि हमने सेक्शन 145 में पढ़ा था। इसके अलावा अगर उनको लगता है कभी कि ये कोई राइट एग्जिस्ट करता है जहां पर कि कोई दूसरे आदमी का इंटरफेरेंस है किसी चीज के लिए, या कोई किसी के राइट को उसको एंजॉय करने से कोई आदमी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको रिमूव करने का ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। या किसी आदमी का उसमें अननेसेसरी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसको इंटरफेरेंस को हटाने का, प्रोहिबिट करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कि ये जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा ये एक्सरसाइजेबल होगा एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर, साल के पूरे ड्यूरेशन के अंडर में ये एप्लीकेबल होगा, अनलेस सच राइट हैज बीन एक्सरसाइज विद इन 3 months नेक्स्ट बिफोर द रिसीव्ड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो आपको याद होगा सेक्शन 145 में हमने पढ़ा था कि वहां पर अगर किसी को ऐसे डिस्पोजेस कर दिया गया है उसके 2 महीने की ड्यूरेशन की बात की गई थी। ये सेक्शन जो हमारा बात करता है जहां हम स्पेशल राइट की बात करते हैं ईजमेंट और इनसे रिलेटेड फॉर लैंड एंड वाटर के लिए, तो वहां पे 3 महीने का टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये 3 महीने के अंदर में एप्लीकेशन के रिसीट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये राइट जनरल राइट है तो पूरे साल एप्लीकेबल होगा। अगर ये किसी खास सीजन में या किसी खास ओकेजन पर ये राइट होता है तो जो सीजन के लिए ये काम होता है वहां पर ये एप्लीकेबल होगा।
सीजन का आपने कई बार सुना होगा कि कोई सर्टेन ट्रेड्स होते हैं, कोई सर्टेन फेयर होते हैं, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं, वो डिफरेंट सीजन्स पे बिलोंग करती हैं। एक सर्टेन टाइम पे कुछ फेस्टिवल्स का सीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फेयर्स लगाए जाते हैं। अगर ये जो राइट की बात की जा रही है वो सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए है, तो जो ऑर्डर इशू किया जाएगा वो उस ड्यूरेशन के लिए किया जाएगा। अगर कोई ऐसा सर्टेन राइट नहीं, ऐसा सर्टेन सीजन स्पेसिफाई नहीं है, तो ये थ्रू आउट द ईयर वो मेंशन किया जाएगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग कमेंस्ड अंडर सबसेक्शन 1, जहां पर भी मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि जो भी किसी आदमी का कोई राइट लैंड और वाटर के लिए, अगर कोई आदमी का राइट जो है उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो वो प्रोसीडिंग को जो वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। उस कंटिन्यू करने के लिए अगर उनके पास कोई रीजन है तो वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। यानी सेक्शन 145 के अंडर में वो प्रोसीडिंग कमेंस की गई थी, 147 के अंडर में उसको कंटिन्यू किया जाता है। एंड व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग, मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट जो है वो 145 के अंडर में होना चाहिए, 147 के अंडर नहीं उसको डील करना चाहिए, तो फिर ये उस प्रोसीडिंग को 145 के अंडर में कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे सकते हैं। और लास्ट सेक्शन इसका है इस चैप्टर का, वो है 148 लोकल इंक्वायरी। लोकल इंक्वायरी जो अब हमने 145 में जिसकी बात की है, 146 में जिसकी बात की है, 147 में जिसकी बात की गई है, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। कोई भी डीएम, एसडीएम या कोई भी मजिस्ट्रेट जिनको इस मैटर या जो ये जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसके लिए जिनके पास अथॉरिटी है, वो उस एरिया के लिए, उसके लिए जो डीएम और एसडीएम होंगे वो किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो उनके अंडर में आते हैं उनको वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, उनको एक अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो एक इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी जो वो करेंगे उसमें सारे रिटेन इंस्ट्रक्शन उसमें मेंशन किए जाएंगे कि किस तरीके से करना है, किस ड्यूरेशन के अंडर करना है, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें उस ऑर्डर में मेंशन की जाएंगी। और इसके लिए ये भी मेंशन करेंगे कि इसका जो पूरा एक्सपेंस होगा वो किस तरीके से पे किया जाएगा। ये जो भी मजिस्ट्रेट जिनके नाम पर ये इशू होगा वो जो ऑर्डर में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो इंक्वायरी करेंगे। जो इंक्वायरी कर लेंगे उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और ये जो रिपोर्ट जो वो सबमिट करेंगे उसको एक एविडेंस के रूप में इस केस में सबमिट किया जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन, जब भी ये कोई कॉस्ट इनकर हुआ है जो हमने 145, 146 या 147 में पढ़ा है, इसका जो भी कॉस्ट है वो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे कि कौन पार्टी उसको पे करेगा, किस तरीके से पे करेंगे, पूरे पार्ट में करेंगे या सर्टेन प्रोपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारी जो भी विटनेसेस आएंगे, जो प्लीडर्स आएंगी, उनकी फी कौन पे करेगा, ये सारी चीजें को डिसाइड करके जैसा कोर्ट को सही लगे उसके अकॉर्डिंग, जो रीजनेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पास किया जाएगा। लोकल, और ये सारी चीजें लोकल इंक्वायरी के अंडर में ये मेंशन है सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।